नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 22 मई 2026 के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। साथ ही दोस्तों, ये एकमात्र चैनल है जहाँ पे 15 मिनट से भी कम समय में हर रोज़ सुबह 8 बजे 15 मोस्ट एमपी टॉपिक आपको डिटेल में कवर करवाया जाता है और साथ ही अगले दिन के 15 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवाया जाता है। तो अगर आप इस चैनल के वीडियो को रेगुलर फॉलो करते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो उसमें आपको निश्चित फ़ायदा होगा। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो दिन मनाया जाता है 22 मई को। यह दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए द्वारा वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु मनाया जाता है। यह दिन 22 मई 1992 को कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के पाठ को अपनाने की याद में घोषित किया गया था और जिसे वर्ष 2000 में आधिकारिक मंजूरी मिली थी। अगर बात करें 2026 की थीम की तो इस बार की थीम है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना, एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। यह दिवस वर्ष 2022 में अपनाए गए कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के 23 वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने पर केंद्रित है और संधि के तहत भारत ने जैव विविधता अधिनियम 2002 लागू किया और देश में वर्तमान में 54 राष्ट्रीय जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित है। भारत ने पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण के लिए नया मानक कितने प्रतिशत अधिसूचित किया है? तो दोस्तों, ये जो नया मानक है वो भारत ने अधिसूचित किया है 30%। भारतीय मानक ब्यूरो ने E22, E25 और E27 और अधिकतम 30% यानी कि E30 इथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन के लिए नए तकनीकी मानक अधिसूचित किए हैं। भारत ने पूर्व निर्धारित समय सीमा से पहले ही E20 मिश्रण का मील का पत्थर हासिल करने के बाद अब वर्ष 2030 तक 30% मिश्रण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी रखा है। हालांकि मनी कंट्रोल रिपोर्ट के अनुसार यह कदम कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और वैकल्पिक ईंधन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। यह पहल राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 जिसमें 2022 में संशोधन भी हुआ था उसके व्यापक विजन का हिस्सा है और सरकार ने इस मानकों के साथ साथ E85 यानी कि 85% इथेनॉल और E100% इथेनॉल ईंधन आधारित फ्लेक्स फ्यूल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भी ड्राफ्ट जारी किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता के लिए कसाकाई अभियान किस राज्य में शुरू किया है? तो दोस्तों, ये जो कसाकाई है वो मराठी शब्द है जिसका मतलब होता है कैसे हो, और ये कसाकाई अभियान है इसे शुरू किया है महाराष्ट्र ने। यह अभियान का उद्घाटन 19 मई 2026 को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा मुंबई स्थित राज्य सचिवालय में किया गया था। यह अभियान महाराष्ट्र सरकार के व्यापक ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव यानी कि मेरा गांव स्वस्थ गांव का एक मुख्य हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में उपचारात्मक स्वास्थ्य के बजाय निवारक स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, पोषण, स्वच्छ पेयजल और रोग नियंत्रण पर ध्यान देना है। स्वास्थ्य के विभिन्न मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले गांवों को आधिकारिक रूप से आरोग्य संपन्न गांव का दर्जा देकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा और अभियान को प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक स्वास्थ्य गीत, प्रचार वीडियो और सूचनात्मक गाइडलाइंस भी जारी की है। एनसीआर जिलों में डिलीवरी सेवाओं और कैब्स के लिए केवल हरित वाहनों जैसे कि सीएनजी और ईवी इस्तेमाल करने का निर्णय किस राज्य ने लिया है? तो दोस्तों, प्रदूषण को घटाने के लिए सिर्फ सीएनजी और ईवी वाहनों का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है हरियाणा ने।
दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो दोस्तों ये जो बुजुर्गों के लिए जो देखभाल विभाग है वो बनाने का निर्णय लिया है केरलम ने। दोस्तों हाल ही केरल में नए मुख्यमंत्री अपॉइंट हुए हैं और उन्होंने जैसे ही पद संभाला है उन्होंने तुरंत ही सबसे पहले ये बुजुर्ग देखभाल विभाग शुरू किया है। और इससे पहले केरल एक पहला ऐसा राज्य था जिसने एडल्ट्री बजट को भी लॉन्च किया था। शंघाई में तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जो शंघाई में तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2026 थी उसमें भारतीय महिला रिकर्व टीम ने जीता है गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक। पहला मानव हाथी संघर्ष संशोधन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो मानव हाथी संघर्ष शोध केंद्र है वह स्थापित होने वाला है झारखंड में। साथ ही दोस्तों अप्रैल महीने का मंथली करंट अफेयर्स वीडियो जिसमें हमने अप्रैल महीने के मोस्ट टाइम पे 200 एमसीक्यू करवाए हैं, इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने इसे नहीं देखा तो इसे अवश्य देख लेना। इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो अप्रैल मंथ के मंथली करंट अफेयर्स रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाल ही में किस राज्य में 23,404 वेटलैंड का सत्यापन पूरा कर लिया गया है? तो दोस्तों ये जो वेटलैंड्स है उसका सत्यापन पूरा कर लिया है महाराष्ट्र ने। इंग्लैंड के बोरहम वुड में सबसे युवा भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो बोरहम वुड है जो कि इंग्लैंड में है उसके सबसे युवा भारतीय मूल के मेयर बने हैं तुषार कुमार, जो कि मूल हरियाणा के रोहतक के हैं और ये सिर्फ 23 साल के हैं। आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं गुणवीर सिंह। महिलाओं के उद्यमों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किस पहल का राष्ट्रव्यापी रोड मैप लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं के उद्यमों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए जो रोड मैप लॉन्च किया है उसका नाम है सी मार्ट। देश की पहली एयर ट्रेन परियोजना कहाँ शुरू होने जा रही है? तो दोस्तों ये जो एयर ट्रेन परियोजना है वो शुरू होने वाली है नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। और दोस्तों जैसे मेट्रो ट्रेन होती है वैसी ये सुविधा होगी, लेकिन इसमें फ़र्क ये होगा कि इसमें सिर्फ 2 से 3 डिब्बे होंगे और ये एयरपोर्ट के अंदर के पैसेंजरों के लिए ही सिर्फ काम करेगी और वो भी एकदम मुफ्त ये सेवा दी जाएगी, ताकि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाने के लिए यात्रियों का समय बच सके। और इसे पूरी तरीके से एयरपोर्ट अथॉरिटी इसका संचालन करेगी। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 जीतने वाले उपन्यास ताइवान ट्रैवलिंग की लेखिका कौन है? तो दोस्तों ये जो ताइवान ट्रैवलिंग है इसकी लेखिका है यांग शुआंग जी। साथ ही दोस्तों जनवरी, फरवरी और मार्च का कंबाइन वीडियो जिसमें हमने ये 3 महीने के मोस्ट एमपी 600 एमसीक्यू करवाए हैं, इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप ये एक वीडियो देख लोगे तो जनवरी, फरवरी और मार्च मंथ का पूरा 3 महीने का करंट अफेयर्स आपका एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। और इसमें हमने ऐसे ही 600 क्वेश्चन लिए जो आपकी हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो इस वीडियो को तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों अगर आपको सभी मंथ के इंडिविजुअल मंथली वीडियो चाहिए तो वो सभी भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें हमने हर महीने के ऐसे 200 मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू करवाए हैं, तो वो सारे भी आप अवश्य देख लें। अमित शाह ने शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? तो दोस्तों ये जो शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा जन सुविधा केंद्र है इसका उद्घाटन अमित शाह जी ने किया है छत्तीसगढ़ के
बस्तर में। इस केंद्र का नाम महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर गुंडाधुर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1910 के ऐतिहासिक भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य अंदरूनी बस्तर के सुदूर और नक्सल मुक्त हो रहे गांवों के आदिवासियों को एक ही छत के नीचे सभी बुनियादी सरकारी सेवाएं प्रदान करना है। इस सुविधा के केंद्र के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, वन अधिकार पत्र, स्वास्थ्य जांच और बैंकिंग सेवाएं सीधे तौर पर मिल सकेगी। गृह मंत्रालय की इस पहल का विजन है बस्तर संभाग के विकास को गति देकर सुरक्षा वैक्यूम को भरना और प्रभावित युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ना है। यह कदम बस्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, सड़क कनेक्टिविटी और सुरक्षा कैंपों की स्थापना के समयांतर चलाए जा रहे और विकासात्मक अभियान का एक हिस्सा है। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों, जैसे कि हर अलग अलग ब्रांड की जो शराब होती है उसमें अल्कोहल की मात्रा अलग अलग होती है, और अब जितनी अल्कोहल की मात्रा होगी उस हिसाब से उस पर टैक्स लगाया जाएगा, और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है कर्नाटका। तो दोस्तों, ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। तो आज का पहला सवाल, भारत ने पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण के लिए नया मानक कितने प्रतिशत अधिसूचित किया है? एनसीआर जिलों में डिलीवरी सेवाओं और कैब्स के लिए केवल हरित वाहन इस्तेमाल करने का निर्णय किस राज्य ने लिया है? और आखिरी सवाल, इंग्लैंड के बोरहम वुड में सबसे युवा भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? तो दोस्तों, तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। और अब बारी है आपके सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की, जिसमें जो कल के 15 क्वेश्चन थे उसका एक फटाफट से फ्लैश रिवीजन कर लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है 21 मई को। खंभात की खाड़ी में कल्पसर परियोजना के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कल्पसर योजना के लिए हस्ताक्षर हुए नीदरलैंड के साथ। भारतीय वायुसेना की पहली महिला कैटेगरी ए फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है? तो ये जो पहली महिला कैटेगरी ए फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर है उनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर शानिया। किस राज्य सरकार ने राज्य की सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा को 5 साल बढ़ा दिया है? तो ये जो आयु 5 साल की बढ़ाई है वो किया है पश्चिम बंगाल ने। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट सिस्टम को मंजूरी दी है? तो इनर लाइन परमिट को मंजूरी दी गई है अरुणाचल प्रदेश द्वारा। ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ई स्पोर्ट को क्वालिफाई कर लिया है अरविंद चिदम्बरम ने। 1 जून 2026 से किस राज्य में सिखों के लिए आनंद विवाह अधिनियम 1909 लागू किया जाएगा? तो आनंद विवाह अधिनियम 1909 लागू होने वाला है सिक्किम में। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का 91 साल की आयु में निधन हुआ है? तो भुवन चंद्र खंडूरी पूर्व मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो G20 विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है संयुक्त राज्य अमेरिका के मियामी में। हाल ही में गठित 28 सदस्यीय महिला सशक्तिकरण समिति की अध्यक्षता कौन करेगी? महिला सशक्तिकरण समिति की अध्यक्षता करने वाली है डॉक्टर दग्गू बाटी पुरंदेश्वरी। 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों, ये जो विश्व स्वास्थ्य सभा है इसका आयोजन हो रहा है स्विट्जरलैंड के जिनीवा में, जिसमें भारत की ओर से जेपी नड्डा जी ने भाग लिया है। केंद्रीय सूचना आयोग ने हाल ही में किस संस्था को आरटीआई एक्ट के दायरे से बाहर रखने का आदेश दिया है? तो आरटीआई दायरे से बाहर रखने का आदेश दिया गया है बीसीसीआई को। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने किस देश के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया है? तो वीनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता भारत ने किया है स्वीडन के साथ। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो आतंकवाद विरोधी दिवस है ये मनाया जाता है 21 मई को। और कल का आखिरी सवाल था, जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले नामक अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये जो अभियान है इसे शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने। तो दोस्तों, ये थे कल के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक।
जिसे फिलहाल तो हमने काफ़ी क्विक रिवीजन किया है, पर कल के वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में और अच्छे से पढ़ाया था। तो अगर अभी तक आपने इसे नहीं देखा तो इसे अवश्य देख लेना। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो यकीन मानिए करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस प्रतिदिन सुबह 8 बजे इस चैनल के वीडियो को देखने की एक आदत लगानी है, जो कि सिर्फ 15 से 20 मिनट का होता है। और यही एक छोटी सी आदत एक दिन आपके जीतने की वजह बन जाएगी। तो दोस्तों, अगर आज के वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सअप, टेलीग्राम और सभी सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।